अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जाने से पहले हम ज़रा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है? बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 चेन्स होती हैं, ठीक है? 2 अल्फ़ा की होती हैं, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 और 2 बीटा की होती हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। इन सारी चेन्स के अंदर एक-एक हीम ग्रुप होता है, ठीक है? बेसिकली दिस इज़ एन सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है? थैलेसीमिया के अंदर इन चेन्स के अंदर इश्यू आता है, अल्फा और बीटा चेन्स के अंदर, रिजल्टिंग इन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इज़ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले थैलेसीमिया में हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स, ठीक है? अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जो अल्फा है, अल्फा चेन है, उसकी 4 जीन्स होती हैं, ठीक है? एक क्रोमोसोम पे 2 होती हैं, दोनों क्रोमोसोम को मिला के 4 जीन्स होती हैं और इसका क्रोमोसोम का नंबर क्या है? अल्फा यानी कि ए जो है, क्योंकि वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 1 यानी कि 11। तो जो 11th क्रोमोसोम है वो अल्फा चेन के लिए होता है और जो 16th क्रोमोसोम है वो बीटा चेन के लिए होता है, ठीक है? अल्फा की हमने बात कर ली कि 4 जीन्स होती हैं, ठीक है? और जो बीटा है उसकी 2 जीन्स होती हैं। हर दोनों क्रोमोसोम पे एक-एक होती है, टोटल 2 जीन्स होती हैं, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो अल्फा चेन के अंदर इश्यू आता है, वो जीन डिलीशन का आता है। यानी कि ये जो 4 जीन्स हैं, इनमें से एक जीन पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? जबकि जो हमारे पास बीटा चेन के अंदर इश्यू आता है, बीटा जीन्स में इश्यू आता है, वो जीन डिलीशन का नहीं आता, वो पॉइंट म्यूटेशन का आता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? कोई भी एक बेस, एडेनाइन, गुआनिन वगैरह, इनमें से कोई एक वो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है पूरा, उसमें किसी में इश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से बीटा चेन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो इश्यू आता है वो आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर आ रहा है। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है? जब इमेच्योर आरएनए मैच्योर आरएनए में बनना होता है तो उससे कुछ चीज़ें रिमूव होनी होती हैं, उसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। सबसे कॉमन आरएनए स्प्लाइसिंग में मसला आता है। इसके अलावा प्रोमोटर रीजन में मसला आ सकता है और कोडिंग में भी मसला आ सकता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है? अल्फा के अंदर जीन डिलीशन है और बीटा के अंदर पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक थैलेसीमियास की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है? अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हमने बात की चार चार जीन्स हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि 1 2 3 और 4। तो 4 जीन्स हैं अल्फा की। अब अगर इनमें से एक जीन डिलीट हो जाती है, ठीक है? इनमें से एक जीन डिलीट हो जाती है तो पेशेंट बन जाएगा साइलेंट कैरियर। अब ये पेशेंट साइलेंट कैरियर है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, कोई रेड ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी नहीं होगी, सिर्फ इस एक जीन डिलीशन का वो साइलेंट कैरियर होगा, दैट्स इट, ठीक है? सेकेंड नंबर पे आता है कि 2 जीन्स डिलीट हो जाएंगी। अब 2 जीन्स डिलीट के 2 तरीके हैं। एक कि ये वाली जीन डिलीट हो जाए और दोनों जीन डिलीशन जो है वो एक ही साइड, एक ही क्रोमोसोम की हो, या एक जीन इसकी डिलीट हुई हुई है और एक जीन सामने वाले क्रोमोसोम की डिलीट हो। जब एक ही पे डिलीट होता है तो इसको कहते हैं सिस डिलीशन, और जब सामने वाली पे डिलीट होता है आमने सामने तो इसको कहते हैं ट्रांस डिलीशन। जो सिस डिलीशन है, जिस यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन डिलीट हो जाए, इट इज मोर डेंजरस देन ट्रांस डिलीशन, ठीक है? तो हम इनमें से हम लेट्स अज्यूम यहाँ पर सिस डिलीशन कर देते हैं, ठीक है? तो अब 2 चली गई हैं। इसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है? इसके अंदर देयर इज माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया, एब्सेंट भी हो सकता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया भी हो सकता है। पेशेंट हिमसेल्फ इज एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या आता है वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? तो रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है, माइल्ड एनीमिया या एब्सेंट एनीमिया, एंड पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक हो गया? तो पहली चीज होगी साइलेंट कैरियर, दूसरी चीज होगी अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, तीसरी चीज होती है 3 जीन डिलीट हो रही हैं। अब जब 3 जीन्स डिलीट होती है ना, तो अल्फा चेन की कमी बन जाती है।
तो जब अल्फा जीन की कमी होती है तो जो बीटा चेन है ना वो टेट्रामर बना लेती है। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो वो 4 का ग्रुप, जिस तरीके से ये 4 का ग्रुप, जैसे अल्फा 2 बीटा 2 जो है वो 4 का ग्रुप होता है, तो बीटा चेन जो है वो टेट्रामर बना लेती है, यानी कि चारों चेन्स बीटा होती हैं। इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एच। ठीक है, हीमोग्लोबिन एच क्या है? बेसिकली हीमोग्लोबिन एच इज 4 बीटा जीन्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन एच। तो जब 3 जीन्स डिलीट हो जाती हैं तो जो पेशेंट को बीमारी होती है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन एच डिजीज। इसमें बीटा का टेट्रामर बन रहा होता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन मॉडरेटली सिवियर अनीमिया। ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है। आरबीसी मॉर्फोलॉजी में तो ऑब्वियसली पहले ही चेंज आ गया था, वो तो रहेगा, लेकिन पेशेंट को इस टाइम पीरियड तक फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन नहीं चाहिए होती। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस टाइम तक पेशेंट को नहीं चाहिए। सिम्टोमेटिक होगा, आरबीसी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाएगा, सिवियरली मॉडरेट एनीमिया होगा, लेकिन फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत इस टाइम पे नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है कि चारों की चारों जीन्स डिलीट हो जाती हैं। अब जब चारों जीन्स डिलीट हो जाती हैं तो मसला फीटस लेवल पे आता है, और फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन ए नहीं होता जो एडल्ट फॉर्म का होता है, दैट इज अल्फा 2 बीटा 2। फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन एफ होता है, दैट इज अल्फा 2 गैमा 2। तो वहां पर जो टेट्रामर बनता है वो गैमा चेन का होता है, और उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बार्ट जो है ये 4 गैमा चेन से बना होता है। ठीक हो गया, इसको याद रखने का तरीका, बार्ट से आप बेबी निकाल लोगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बार्ट जो है ये फीटस के अंदर होता है, इसमें 4 गैमा चेन्स का टेट्रामर बनता है। ठीक है, इसके डिजीज को क्या कहते हैं? इसके डिजीज को कहते हैं हाइड्रॉप्स फीटालिस। हाइड्रो से आपको समझ आ रही होगी कि इट हैज समथिंग टू डू विद वाटर। तो इसके अंदर जो फीटस है वो फ्लूइड रिटेंशन करता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डैमेज, एंड दैट रिजल्ट्स इन इंट्रायूट्राइन डेथ। तो हाइड्रॉप्स फिटालिस इज अ लीथल डिजीज जिसमें इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ 4 गैमा का टेट्रामर जो होता है। ठीक है, तो अल्फा चेन नहीं होती, 4 गैमा का टेट्रामर बनता है और इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। दैट डिजीज इज नोन एज हाइड्रॉप्स फिटालिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जो बीटा टेट्रामर है और गैमा टेट्रामर है वो क्या है कि ये जो है एक तो खुद टॉक्सिक होते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन को लेट गो नहीं करते, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है तो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो फीटस के अंदर दैट रिजल्ट्स इन इंजरी, ओवरऑल इंजरी, फ्लूइड लीकेज एंड फ्लूइड रिटेंशन की वजह से पेशेंट जो फीटस है उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। तो these are the 4 types of alpha thalassemia: silent carrier, alpha thalassemia trait, hemoglobin H disease, and hemoglobin bar disease या hydrops fetalis। ठीक है, so that is all about alpha thalassemia। अब अगली चीज हमारे पास आ जाती है बीटा थैलेसीमिया। अब हमने अल्फा थैलेसीमिया में जीन डिलीशन की बात की थी तो एक एक जीन खत्म हो रही थी। जो बीटा थैलेसीमिया है उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो उसके अंदर बीटा थैलेसीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ऑल और नन वाला सीन नहीं होता कि या जीन होगी या नहीं होगी। इसमें 3 तरह की आपको बीटा जीन नजर आती है। एक नॉर्मल बीटा जीन जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एब्सेंट बीटा जीन जिसको हम बीटा 0 या बीटा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरी एक और टाइप आ जाती है दैट इज बीटा पॉजिटिव जो रिड्यूस्ड या डिमिनिश्ड बीटा जीन होती है। ठीक है, ये नॉर्मल से डिफेक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन एब्सेंट नहीं होती। तो इस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इसमें ये नहीं हो रहा, जीन डिलीशन वाला सीन नहीं हो रहा कि है या नहीं है, इसके अंदर डिमिनिश फॉर्म भी है एक। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आ जाती हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जो है उसके अंदर एक नॉर्मल जीन होगी और दूसरी एबनॉर्मल होगी, यानी कि उसकी जीनोटाइप्स क्या होंगी? बीटा एंड बीटा नॉट या बीटा एंड बीटा पॉजिटिव। तो ये थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट की जीनोटाइप है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बिल्कुल अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट वाली होती है, यानी कि माइल्ड या एब्सेंट एनीमिया
और उसके साथ रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा। तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट एंड बीटा थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट की सेम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसके बाद दूसरा वाला जो हम बात करेंगे वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, अब बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है ना, उसके अंदर दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगी, यानी कि बीटा नॉट, बीटा नॉट और बीटा पॉजिटिव, या बीटा पॉजिटिव एंड बीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जब दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगी या दोनों जीन्स में मसला होगा तो पेशेंट को होगा बीटा थैलेसीमिया मेजर। दिस इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं, पेशेंट सिम्टोमेटिक भी होता है और पेशेंट को फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया। ठीक हो गया। तीसरा एक और फॉर्म है जो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, इस वजह से उसका नाम भी इसी तरह का है कि बीटा इंटरमीडिया। इंटरमीडिएट से नाम निकला है, जिस तरह इंटरमीडिएट दरमियान को कहते हैं, तो बीटा इंटरमीडिया। अब जो बीटा इंटरमीडिया है उसके अंदर ये सारे फिनोटाइप्स हो सकते हैं सवाए एक के, एंड दैट इज बीटा नॉट बीटा नॉट, यानी कि दोनों जीन्स जो है वो एब्सेंट नहीं होंगी। बाकी अगर बीटा नॉट बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, बीटा बीटा नॉट बीटा बीटा पॉजिटिव, इनमें से कोई भी आ जाएगी जीनोटाइप, तो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी हो सकता है। ठीक हो गया, सिर्फ दोनों एब्सेंट जीन्स की जीनोटाइप के अंदर नहीं होगा, बाकी सब में होगा। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है बीटा, जो डिमिनिश बीटा है इसकी कि कितनी डिमिनिश्ड है, क्योंकि हमने भी बताया ना कि इट्स नॉट क्लियर कट डिमार्केशन के है या नहीं है, डिमिनिश पावर कितनी है, ऑल डिपेंड्स अपॉन पॉइंट म्यूटेशन कि किस किस्म की म्यूटेशन हो रही है। तो उसके एक्सप्रेशन पे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट बीटा थैलेसीमिया माइनर में लैंड करेगा, मेजर में लैंड करेगा या इंटरमीडिएट में। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जीन्स एब्सेंट होंगी तो वो बीटा थैलेसीमिया मेजर में लैंड करेगा। तो इंटरमीडिया के अंदर वही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी जो हीमोग्लोबिन एच डिजीज के अंदर थी, यानी कि मॉडरेटली सिवियर एनीमिया, morphological changes, symptom patient will be symptomatic, but there will be no need for frequent transfusion। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर से हल्का होता है तो इस वजह से बीटा इंटरमीडिया। ठीक हो गया, तो ये तीन टाइप्स हैं बीटा थैलेसीमिया की। अल्फा की कौन सी थी? साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज एंड हीमोग्लोबिन बार्ड डिजीज या हाइड्रोप्स फिटालिस। इसकी कौन सी है? बीटा थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिया एंड मेजर। ठीक हो गया। अब बीटा थैलेसीमिया के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एनीमिया होता किस तरीके से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक तो बहुत सिंपल है कि ऑब्वियस ही बात है, बीटा चेन नहीं है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ए जो है वो कम बन रहा है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो कम बन रहा है, क्योंकि बीटा चेन नहीं है तो कम बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो उसकी वजह से क्या होगा? माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसेटिक क्या होता है? माइक्रो स्मॉल सेटिक सेल्स, तो स्मॉल सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे। हाइपोक्रोमिया क्या होता है? लेस, और क्रोमिया कलर से होता है, तो हीमोग्लोबिन का जिक्र हो रहा है, तो लेस हीमोग्लोबिन। तो स्मॉल साइज सेल्स एंड लेस हीमोग्लोबिन, माइक्रोसेटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो पहली चीज तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन ए कम बनेगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा क्या है, जिस तरह हमने बात की थी कि बीटा टेट्रामर और गामा टेट्रामर टॉक्सिक होते हैं, जब इसके अंदर बीटा चेन की कमी आती है तो जो अल्फा चेन बच जाती है वो भी टॉक्सिक होती है, एंड इट इज मोर टॉक्सिक देन बीटा एंड गामा टेट्रामर्स। ठीक है, तो जब अल्फा चेन प्रेसिपिटेट करेगी इट इज मोर टॉक्सिक। अब वो टॉक्सिसिटी शो किस तरह करेगी? वो टॉक्सिसिटी शो करेगी बाय अटैकिंग टू थिंग्स। एक, जिस रेड ब्लड सेल के अंदर होगी उसको डैमेज करेगी। दूसरा, एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल्स को डैमेज करेगी। एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल्स कौन से होते हैं? जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है, एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल्स, ठीक है, उन्होंने रेड ब्लड सेल्स बनाने होते हैं जो बोन मैरो के अंदर होते हैं, उसको अटैक करेगी। अब उसको अटैक करने से होगा क्या? जब एरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल्स को अटैक करेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, अपोप्टोसिस हो जाएगा, उधर डेथ हो जाएगी। जब उधर डेथ हो जाएगी तो उसकी वजह से एक तो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे कम, उनका काम था रेड ब्लड सेल्स बनाना, एक तो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे कम। दूसरा, जो बनेंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो फ्रेजाइल होंगे, उनकी लाइफ स्पैन कम होगी, वो जल्दी मर जाएंगे। अगेन अनीमिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, यानी कि इनअफेक्टिव मतलब कि सही नहीं हो रही। एरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी फॉर्मेशन, तो इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। इस इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का एक और इफेक्ट है। वो क्या इफेक्ट है? वो ये है कि जब इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी तो बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन होता है दैट इज नोन एज हेप्सिडिन। ठीक है,
ये हार्मोन है एक जिसको कहते हैं हेप्सिडिन। अब हेप्सिडिन जो है, इसके नाम को अगर हम देखें तो हेप जो है ये हेपेटोसाइट से निकला है, यानी कि लिवर, ठीक है, समथिंग टू डू विद लिवर। और सिडिन जो है ये साइड के वर्ड से निकला है, जैसे होमोसाइड, सुसाइड, जेनोसाइड। तो साइड का मतलब होता है किलिंग। तो इसका वर्ड निकाला था इस वजह से क्योंकि ये लिवर से बनता है हार्मोन एंड इट कॉजेस किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका नाम रख दिया था हेप्सिडिन। अब वो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता किस तरह था? वो इस तरीके से किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता था कि वो आयरन की अवेलेबिलिटी कम कर देता था वो बैक्टीरिया। और उसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते थे आयरन की अवेलेबिलिटी कम करने के लिए। एक, बॉडी में डाइटरी अब्जॉर्प्शन कम कर देता आयरन की, यानी कि एब्जॉर्ब भी ना हो तो अवेलेबल नहीं होगा, और दूसरा जो स्टोरेज फॉर्म है उससे रिलीज ना हो। दोनों कंडीशंस के अंदर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये हेप्सिडिन का फंक्शन था। अब जब इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है ना, तो वो हेप्सिडिन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। जब हेप्सिडिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो इसका रेगुलेटरी फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, उसका ऑपोजिट सीन हो जाएगा। क्या होगा? इसने कम करनी थी डाइटरी अब्जॉर्प्शन और सेलुलर जो स्टोरेज फॉर्म है उससे निकालने को कम करना था ताकि अवेलेबिलिटी ना हो। अब इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से बॉडी को आयरन की जरूरत है, वो हेप्सिडिन को लोअर कर देगी, डाइटरी अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी और सेलुलर स्टोरेज फॉर्म में से भी ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाएगा। तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर आयरन ओवरलोड भी नजर आता है, आयरन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन हेप्सिडिन हार्मोन विच is due to ineffective erythropoiesis, which is due to damage to erythroid progenitor cells by alpha chain precipitates। ठीक हो गया? तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा का सारा बीटा थैलेसीमिया का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट है और बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या बीटा थैलेसीमिया माइनर है, उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है। उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर दो चीजें तो आपको पहले से ही पता है, दैट इज हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, ठीक है। ये तो इन दोनों के अंदर भी चीज नजर आ जाएगी कि सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स हैं वो हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक हो जाएंगे। तीसरी चीज जो है वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर एक सेल्स नजर आएंगे दैट आर नोन एज टारगेट सेल्स, ठीक है। तो टारगेट सेल्स जो हैं, जो रेड ब्लड सेल है ना, इसके अंदर क्योंकि हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो जो साइटोप्लाज्म है विच कंटेन्स द हेमोग्लोबिन, वो सारा का सारा सेंट्रल एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन का रेड डार्क कलर होता है, तो ये जगह डार्क हो जाती है, साइड पे पेलर आ जाता है और एक हेमोग्लोबिन की लेयर होती है बिल्कुल किनारे के ऊपर, तो इट गिव्स द शेप ऑफ अ टारगेट, ठीक है। साइड पे एक लेयर होती है हेमोग्लोबिन की और दरमियान में सारा कंडेंस हो जाता है, और जो दरमियान और उन दोनों के दरमियान में जो सारा एरिया है वो पेल पड़ जाता है क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है या एब्सेंट होती है, लिहाजा इट गिव्स द शेप ऑफ अ टारगेट। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर या अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर तीन चीजें हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर सिर्फ, हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस और टारगेट सेल्स, दैट्स इट। ये माइनर की मॉर्फोलॉजी इजी है। अब आती है हमारे पास मेजर की मॉर्फोलॉजी। जो मेजर की मॉर्फोलॉजी है उसमें भी पहली दो चीजें कॉमन है, दैट इज उसके तो तीनों चीजें ऑब्वियसली माइक्रोसाइटोसिस भी है, हाइपोक्रोमिया भी है, टारगेट सेल्स भी है। दो एडिशनल चीजें आपने जो याद रखनी है वो है, एक चीज है पोएकाइलोसाइटोसिस, ठीक है। अब पोएकाइलोसाइटोसिस को याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि आपने इसको पी से याद रखना है, ठीक है। शेप के अंदर भी पी होता है और पोएकाइलोसाइटोसिस स्टार्ट ही पी से होता है। तो पोएकाइलोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होंगी, एक शेप के नहीं होंगे, डिफरेंट शेप्स के आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आएंगे, दैट इज नोन एज पोएकाइलोसाइटोसिस। और एक और टर्म है दैट इज एनआइसोसाइटोसिस। इसको याद रखने का तरीका यह है कि ए या एन का मतलब होता है एब्सेंट, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और साइटोसिस तो ऑब्वियसली सेल, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल सेल, एंड नॉट इक्वल इन वन व्हाट एस्पेक्ट? साइज, ठीक है। तो नॉट इक्वल सेल इन साइज। तो पोइकोलोसाइटोसिस का मतलब है कि जो भी रेड ब्लड सेल्स होंगे वो डिफरेंट शेप्स के होंगे, और एनआइसोसाइटोसिस का मतलब है कि जो भी रेड ब्लड सेल्स होंगे वो डिफरेंट साइजेस के होंगे, ठीक है। तो मेजर की क्या मॉर्फोलॉजी है? हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस, टारगेट सेल, पोइकोलोसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस, ठीक हो गया।
सिंपल मॉर्फोलॉजी ये है। इसके अलावा एक और चीज आपको नजर आएगी कि आपको पेरिफेरल ब्लड के अंदर नॉर्मोब्लास्ट नजर आएंगे। अब नॉर्मोब्लास्ट क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो रहे होते हैं तो वो शुरू में उनके पास न्यूक्लियस होता है, बाद में वो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। जब उनके पास न्यूक्लियस होता है दे आर नोन एज नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं इनको। तो नॉर्मोब्लास्ट जो है वो आपको पेरिफेरी के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है तो जो हमारा बोन मैरो है वो इमेच्योर सेल्स रिलीज कर देगा जिनके अंदर नॉर्मोब्लास्ट होंगे, यानी कि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बारे में बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिया और हेमोग्लोबिन एच डिजीज बच जाते हैं, वो इन दोनों की दरमियान में लाया करते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा इन सारी चीजों का। ठीक है, ये जो थैलेसीमिया है इनका बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले इसमें हमने चार चीजें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि हमने बात की कि एरेथ्रॉइड रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होगी है, तो जो एरेथ्रॉइड प्रीकर्सर सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा टू क्रिएट मोर रेड ब्लड सेल्स। तो जो हाइपर एरेथ्रॉइड सेल्स का एरेथ्रॉइड प्रीकर्सर सेल्स का हाइपरप्लेजिया, उससे होगा क्या? आपको पता है बोन मैरो किधर होती है? बोन मैरो होती है बोन के मेड्यूला के अंदर। किसी भी चीज का सेंट्रल एरिया मेड्यूला होता है और पेरिफेरल एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो जो बोन होती है, लेट्स ड्रॉ रफ बोन हेयर। ठीक है, जो बोन होती है इसका जो मिड्यूलरी एरिया होता है, दरमियान वाला एरिया, इसमें बोन मैरो होती है। ठीक है, साइड वाला एरिया कॉर्टेक्स होता है। जब एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है तो ये जो स्पेस होती है अंदर, ये जो मैरो की स्पेस होती है, ये बोन मैरो से भरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये जगह भरनी शुरू हो जाती है। जब ये चीज भरनी शुरू होती है ये कोर्टेक्स को इन्वेड करना शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन skeletal deformities. So erythroid hyperplasia results in skeletal deformities. और इसमें आपने जो दो याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है कि एक तो जब फेशियल बोन के अंदर ये चीज होती है ना, फेशियल बोन्स के अंदर ये स्वेलिंग हो रही होती है, इंटरमीडिएट स्पेस भर रही होती है बोन मैरो के साथ और इस जगह पे इन्फिल्ट्रेट हो रही होती है, तो इन पेशेंट्स के जो फेस है ना उनको कहते हैं चिपमंक फेशिस। ठीक है, चिपमंक फेशिस। चिपमंक जो है वो एक उसका नाम है, एनिमल का नाम है, जो कि हैमस्टर्स की तरह के होते हैं। तो इनका फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो चिपमंक्स की तरह का हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चिपमंक फेशिस। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो है कि जो इनका स्कल होता है ना, अगर हम ये ऊपर स्कल को इस तरीके से ले लें, ठीक है, तो अगर उनका स्कल हम ये ले लें, ये स्कल है, तो स्कल के अंदर इस एक्सरे के अंदर आपको ऐसे छोटे 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 से स्पाइक्स नजर आएंगी। ये भी बिकॉज ऑफ जो इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन है इसकी वजह से। इसको कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस। ठीक है, क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। क्रू कट जो है ये मिलिट्री वालों का हेयर स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसको क्रू कट या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस कहते हैं। ये एक्सरे के ऊपर नजर आता है। ठीक है, तो ये आपने लोगों ने दो चीजें याद रखनी है, एक तो इन लोगों का फेस चिपमंक फेशिस हो जाएगा और दूसरा इन लोगों का जो स्कल है उसको अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो छोटे छोटे स्पाइक्स नजर आएंगे विच आर नोन एज क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो पहली चीज तो होगी एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से बोन मैरो का जो मेड्यूला है ये फिलअप हो रहा है। दूसरी चीज है एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस। अब एक्स्ट्रा मेड्यूलरी का मतलब है कि मेड्यूला से तो बाहर चली गई बात। इसका मतलब है कि बोन मैरो के अलावा और जगह पे जहां पर ब्लड की फॉर्मेशन हो सकती है वहां पर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस, यानी कि मेड्यूला से बाहर ब्लड की फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेपेटोपोइसिस कहां पर हो सकती है? स्प्लीन और लिवर के अंदर, लिहाजा स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और हेपेटोमेगैली हो जाती है। इसके अलावा ये जो सारा चल रहा होता है प्रोसेस, इसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है, आयरन डेपोजिशन हो रही होती है, इसकी वजह से लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। तो तीन चीजें आपको और याद आ जाएंगी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस से, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली एंड लिम्फ एडिनोपैथी। ये तीन चीजें भी शो हो जाएंगी। तो दो बातें हमने करनी, एक एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, दूसरा एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तीसरी चीज जो है वो कैंसर सेल्स के अंदर जिस तरह पाई जाती है, दैट इज नोन एज कैंसर। आपकी बॉडी के अंदर कैंसर होता है तो पूरी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कैंसर कंज्यूम कर लेता है, तो बॉडी मसल वेस्टिंग की स्टेट में चली जाती है, दैट इज नोन एज कैचेक्सिया। ठीक है, तो कैचेक्सिया जो है
मसल वेस्टिंग की स्टेट है, तो वो थैलेसीमिया में भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स कैंसर तो नहीं ले रहा, लेकिन ये एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स ले लेते हैं टू फॉर्म मोर रेड ब्लड सेल्स। तो ये सारे के सारे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स ले लेते हैं, इसकी वजह से बॉडी मसल वेस्टिंग में चली जाती है, दैट इज नोन एज किचेक्सिया। एंड लास्ट चीज इज नोन एज हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, सिड्रो का वर्ड जहां भी यूज होगा दैट इज फॉर आयरन। हीमोसिड्रोसिस का मतलब यह है कि बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाएगी। हमने इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया। ठीक है, तो लास्ट चीज जो है दैट इज हीमोसिड्रोसिस। तो चार चीजें जो आपने याद रखनी है कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। एक, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया, दूसरा एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस, तीसरा कैचेक्सिया एंड चौथा हीमोसिड्रोसिस। ठीक हो गया, दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है दैट इज क्लिनिकल। अब क्लिनिकल साइड पे क्या होगा, हमने जैसे बात की अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जो है उसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे फर्क पड़ेगा। डन हो गया। जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, अब हम लोगों ने क्या कहा कि देखो जो हीमोग्लोबिन बार्ड डिजीज है या हाइड्रोस फिटालिस है, उसमें पेशेंट की फीटस फीटस की डेथ हो रही थी। क्यों? गैमा टेट्रामर की वजह से। बीटा थैलेसीमिया मेजर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फीटस के अंदर तो बीटा चेन है ही नहीं, फीटस के अंदर तो अल्फा 2 गैमा 2 चेन है, हीमोग्लोबिन एफ है। लिहाजा जब तक बच्चा 6 मंथ्स का नहीं हो जाता और उसका हीमोग्लोबिन एफ जो है वो हीमोग्लोबिन ए के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक पेशेंट के अंदर बीटा थैलेसीमिया के साइन सिम्टम नहीं नजर आएंगे। इस वजह से उसके अंदर इन यूट्रो डेथ नहीं होती। तो जैसे वो 6 मंथ्स का पीरियड क्रॉस करेगा, हीमोग्लोबिन ए की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और वो डिफेक्टिव बनेगा, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया में सिवियर एनीमिया होगा, आयरन ओवरलोड होगा और साथ ही साथ वो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का ये तरीका है कि हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करें। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे ना तो वो डबल एज सोर्ड है, यानी कि वो फायदा भी दे रही है, नुकसान भी दे रही है। फायदा क्या दे रही है? जब बाहर से ब्लड आएगा तो एरिथ्रॉइड जो प्रीकर्सर सेल्स हैं उनके ऊपर से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ब्लड आ चुका है, उनको और बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, गुड हो जाएगा। लेकिन अब इसका और अगेन वो एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज नहीं आएंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि पेशेंट ऑलरेडी आयरन ओवरलोड के अंदर है, उसके अंदर डाइटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इंक्रीज हुई है हेप्सिडन की डिक्रीज होने की वजह से। अब क्या होगा? बाहर से आप ब्लड डाल रहे हैं, उनमें आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज के अंदर भी आयरन है, तो बॉडी के अंदर आयरन इतनी इंक्रीज हो जाएगी दैट रिजल्ट्स इन अ डिजीज नोन एज सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस से आप लोगों ने इसके नाम से घबराना नहीं है। हीमोक्रोमेटोसिस जो है ना और हीमोसिड्रोसिस के अंदर फर्क क्या है? हीमोसिड्रोसिस जो है दैट इज सिंपली आयरन ओवरलोड, के बॉडी के अंदर आयरन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। हीमोक्रोमेटोसिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि बॉडी के अंदर आयरन इंक्रीज हो गया, लेकिन दिस इज अ डिजीज, यानी कि अब टिश्यू डैमेज शुरू हो गया। तो जब वो आयरन ओवरलोड टर्न्स इनटू अ डिजीज दैट रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी, तो वो हीमोक्रोमेटोसिस कहलाता है। हीमोसिड्रोसिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ आयरन ओवरलोड। ठीक है, जब वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जब वो एक डिजीज बन जाता है, दैट इज नोन एज हीमोक्रोमेटोसिस। तो अब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, दैट रिजल्ट्स इन सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है। और इस आयरन ओवरलोड का इफेक्ट पड़ता है हार्ट पे, दैट रिजल्ट्स इन कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायो यानी कि मसल और पैथी डिजीज। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स पे फर्क पड़ता है, कार्डियोमायोपैथी होती है। इसको प्रिवेंट करने का हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हमारे पास ये सोल्यूशन है कि बॉडी से आयरन कम करनी है, उसके लिए हम आयरन किलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है डीफेरोक्सामिन एंड डीफर एसिरॉक्स। ठीक है, तो ये आयरन किलेटर्स हैं, ये आयरन को बाइंड करते हैं, आयरन की एक्सक्रीशन ज्यादा करते हैं, बॉडी में आयरन कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो अगर हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं रैपिडली ब्लड, तो हमें साथ में आयरन किलेटर्स देने होते हैं। हल क्या है? हल सिर्फ एक है एंड दैट इज स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मसला जड़ से निकाल देंगे, डिफेक्टिव जीन सिंथेसिस के हब को निकाल देंगे, उसकी जगह एक हेल्दी स्टेम सेल, हेल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो हल सिर्फ एक ही है एंड में, कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करनी है। ठीक हो गया, उससे मसला हल हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस किस बेसिस के ऊपर हो रहा है, तो पहला डायग्नोसिस तो इस बेस पे हो रहा है कि पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह, उससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस, क्या डिजीज कौन सी स्टेज पे और क्या है। ठीक है, जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है दैट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको डिफरेंट हेमोग्लोबिन नजर आ जाएंगे। तो यानी कि अगर थैलेसीमिया मेजर होगा तो हेमोग्लोबिन ए जो है वो बिल्कुल कम या एब्सेंट होगा, हेमोग्लोबिन एफ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होगी, हेमोग्लोबिन ए टू की जो एक और होता है जिसमें अल्फा टू डेल्टा टू चेन होती है वो बहुत थोड़े क्वांटिटी में बॉडी के अंदर होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन या इंक्रीज हो जाएगी या नॉर्मल रहेगी। अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर की बात करें या अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट की बात करें तो उसमें हेमोग्लोबिन ए की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, एफ की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ए टू की भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा थैलेसीमिया है। हेमोग्लोबिन एच नजर आएगा तो हम कहेंगे हेमोग्लोबिन एच डिजीज है, हेमोग्लोबिन बार्ट नजर आएगा तो हम कहेंगे हेमोग्लोबिन बार्ट डिजीज है। तो हेमोग्लोबिन देख के कि कौन सा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डीएनए एनालिसिस जो है, जो हमें प्रीनेटली बता दे कि पेशेंट बच्चे की बर्थ से पहले पहले कि इसको थैलेसीमिया है या नहीं है, वो अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन डीएनए एनालिसिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आखिरी दो चीजें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यह है, एक कि जो पेशेंट थैलेसीमिया के होते हैं उनमें मलेरिया की रेजिस्टेंस होती है, मलेरिया से प्रोटेक्शन होती है। वो क्यों, उसकी स्टडीज चल रही हैं, कोई एक नॉन मैकेनिज्म नहीं है। कुछ कहते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है तो उसको एंट्री में मसला आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को, जो मलेरिया का एजेंट है। कुछ कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, उसको हीमोग्लोबिन नहीं मिलता ग्रो करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट दिस, लेकिन बेसिक आपको याद रखने वाली क्या बात है कि थैलेसीमिया कॉजेज गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया। लास्ट चीज, प्रिवेंट कैसे करेंगे कजन मैरिजेस प्रिवेंट करने से। कजन मैरिजेस का क्या ताल्लुक है, देखो एक डिजीज को नहीं पता कि ये कजन है या नहीं है, तो हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कजन मैरिजेस क्यों। कजन मैरिजेस वजह से क्योंकि एक कॉमन लाइनेज है। ठीक है, अगर एक बंदे को थैलेसीमिया का ट्रेट है, वो अपने बच्चों के अंदर वो ट्रेट ट्रांसफर करता है, वो फर्दर अपने बच्चों में वो ट्रेट ट्रांसफर करते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन थैलेसीमिया मेजर। अब एक कोई भी बंदा अगर किसी और ट्रेट वाले से शादी करे, देयर विल बी अ चांस कि उसका बेटा मेजर हो। कजन्स के अंदर इंक्रीज क्यों है, क्योंकि उनका इनहेरिटेंस जो है, उनका जो ये फैमिली ट्री है वो कॉमन जगह से निकल रहा है। ठीक है, जीन पूल सेम है, इस बंदे का ट्रेट नीचे जा रहा है तो देर आर मोर चांसेस के दोनों कैरियर हो। सो द ओनली बेसिस के कजन मैरिजेस के अंदर इंक्रीज चांसेस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर हैं, वो ये है क्योंकि उनके जीन पूल सेम है और उनके अंदर कैरियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक आप रैंडम से शादी करेंगे, वो कैरियर है या नहीं उसके चांसेस कम है, लेकिन अगर आपके दादा को था और आपके अंदर इसी वजह से है क्योंकि आपके दादा को था, तो आपके कजिन के अंदर भी उन्हीं दादा से आ सकता है, तो सेम जीन पूल की वजह से। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जो पेशेंट है वो अगर ये हम कैपिटल टी से जो है नॉर्मल की बात करते हैं और स्मॉल टी से अगर हम ट्रेट की बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर दो पेरेंट्स जो हैं वो दोनों कैरियर हैं, तो अगर दोनों के अंदर नॉर्मल जीन आएगी, ये दोनों के अंदर नॉर्मल जीन आएगी, 25% चांस है नॉर्मल जीन के। ठीक है, 50% चांस है कैरियर होने के, एंड देन 25% चांस है बीटा थैलेसीमिया मेजर होने के। ठीक है, ये इनहेरिटेंस पैटर्न है, इधर से टी, इधर से बड़ा टी, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, इधर से बड़ा, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, एंड देन दोनों छोटे टी। तो 25% चांस है कि अगर दो लोग कैरियर होंगे तो उसकी एक बच्चे 25% जो उनके सिबलिंग्स होंगे उसके अंदर बीटा थैलेसीमिया मेजर होगा। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट थैलेसीमिया। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हैव अ गुड डे। अल्लाह।